रूस की आक्रामक रणनीति को समझना हो तो नजर डालनी होगी पिछले 2 हफ्तों की जंग पर। ड्रोन और मिसाइल अटैक सिर्फ यूक्रेन की राजधानी तक सीमित नहीं रहे। खार्किव, ओडेसा और डोनबास के कई शहर लगातार टारगेट बने हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया से नए बैच में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यानी पुतिन इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें सैन्य रसद की कमी रोकनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर हफ्ते औसतन 1,500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है। रूस का औद्योगिक ढांचा अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, युद्ध। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। मैदाने जंग के साथ साथ रूस ने कूटनीतिक मोर्चों पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चीन और रूस की हालिया मुलाकात को लेकर पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों की नहीं थी, बल्कि यूरोप के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। चीन ने रूस को सीधे सीधे हथियार देने से इंकार किया है, लेकिन डुअल यूज टेक्नोलॉजी यानी ऐसे उपकरण जो सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में इस्तेमाल हो सके, उसकी सप्लाई पर चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ नेटो की तैयारी भी कम नहीं। ब्रसल्स में हुई हालिया मीटिंग में फिनलैंड और पोलैंड ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन हारा तो उनकी सीमाएं सीधे खतरे में होंगी। यानी नेटो के छोटे लेकिन संवेदनशील देश अब सीधे सीधे रूस को चुनौती देने की मांग उठा रहे हैं। और जब बात पुतिन की महत्वाकांक्षाओं की हो तो एक अहम सवाल हमेशा उठता है, क्या उनका असली मकसद सिर्फ यूक्रेन को गिराना है या फिर सोवियत यूनियन के पुराने नक्शे को फिर से खड़ा करना? क्योंकि उनके हर भाषण में ऐतिहासिक गलती सुधारने की बात दोहराई जाती है। तस्वीर साफ है, यूक्रेन सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल कहीं और है। अब जरा सोचिए, यूरोप की सीमाओं पर अगर यह जंग फैलती है तो असर सिर्फ टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइस तक हर सेक्टर इस आग की लपटों में झुलसेगा। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऊर्जा संकट और गहरा हुआ तो यूरोपीय जनता की नाराजगी सड़कों पर दिखेगी। यही वो मोमेंट है जहां पुतिन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अगर यूरोपीय जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी तो नेटो की एकजुटता खुद ब खुद टूट सकती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यानी यूरोप के भीतर से ही यूरोप को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल यही, क्या ये सब मिलकर यूरोप को उस खाई की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन होगी, या फिर अमेरिका और नेटो अपने संयुक्त मोर्चे से रूस को रोक पाएंगे? इतिहास हमें यही बताता है कि हर बड़ी जंग पहले चेतावनी बनकर सामने आती है, और इस बार चेतावनी यूक्रेन की जलती हुई धरती से उठ रही है, जिसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइल और ड्रोन नहीं है, असली बारूद है प्रतिबंधों की सियासत। अमेरिका ने रूस को दबाने के लिए जिस सेकंड स्टेज सैंक्शंस का रास्ता चुना है उसे समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए फरमान से साफ कर दिया है कि रूस पर अब सिर्फ सीधी पाबंदियां नहीं लगेंगी, बल्कि जो भी देश रूस की मदद करेगा वो भी अमेरिका के शिकंजे में आएगा। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी रूस के साथ बिजनेस करने वालों पर भी वही सजा जो रूस पर लगाई जा रही है। सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। रूस से तेल खरीदने वाले, रूस से टेक्नोलॉजी लेने वाले, यहां तक कि उसके बैंकों से ट्रांजैक्शन करने वाले भी अब अमेरिकी रडार पर होंगे। यानी ये जंग रूस बनाम अमेरिका नहीं रहेगी, बल्कि रूस के साथ खड़े देशों बनाम अमेरिका और उसके सहयोगियों में बदल जाएगी। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत जैसे देशों पर इसका असर कैसा होगा? भारत ने अब तक रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लागू हो गए तो भारतीय कंपनियों और बैंकों पर भी असर पड़ सकता है।
भारत को अपने ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक रिश्तों के बीच बेहद नाजुक संतुलन साधना होगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश साफ है, रूस की सप्लाई लाइन तोड़ना, उसे अकेला करना और उसके युद्ध के इंजन को ठप करना। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस को कभी भी प्रतिबंधों से रोकना आसान नहीं रहा। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद भी पुतिन पीछे नहीं हटे, बल्कि और मजबूत होकर लौटे। और आज भी जब रूस पर 15,000 से ज्यादा प्रतिबंध लागू हैं, तो उस वक्त भी रूस की वॉर मशीन और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। असल डर यही है, पश्चिम की ये पाबंदियां कहीं रूस को और ज्यादा आक्रामक न बना दे, क्योंकि अगर पुतिन ने मान लिया कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनके कदम और भी खतरनाक हो सकते हैं। और यही वो मोड़ होगा जहां से यूरोप की सरहदें जलती हुई आग में बदल सकती हैं। और अब सोचिए, जब आसमान से ड्रोन बरस रहे हों, जब मिसाइलें शहरों को राख में बदल रही हों, जब गोलाबारी की गूंज पूरी रात गूंजती रहे, तो वही माहौल पुतिन यूरोप की दहलीज पर भी लाना चाहते हैं। हर धमाका, हर धमक यूरोप को आगाह कर रही है कि ये सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये असल में पूरे महाद्वीप पर मंडराता हुआ बारूदी बादल है। अगर रूस ने नेटो की सरहदों पर एक भी मिसाइल दाग दी, तो फिर खेल सिर्फ 2 देशों का नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध की दहशत में बदल जाएगा। जरा सोचिए, ड्रोन का झुंड अगर पेरिस के आसमान में मंडराए, साइबर अटैक से अगर लंदन की बत्तियां बुझ जाएं, तो यूरोप का नक्शा किस तरह बदल जाएगा। और यही वो पल है जहां रूस सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि डर से लड़ाई जीतना चाहता है। पुतिन का दांव साफ है, हर धमाका, हर मिसाइल, हर ड्रोन सिर्फ जमीन पर वार नहीं करता, बल्कि यूरोप की हिम्मत और उसकी एकजुटता को भी तोड़ने की कोशिश करता है। यानी खेल अब खुल चुका है, एक तरफ नेटो के बारूद के ढेर, दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइलों का तूफान और बीच में फंसा हुआ यूरोप। सवाल अब यही है, क्या ये धमाके सिर्फ चेतावनी है या फिर असली महायुद्ध की शुरुआत?